Hey everyone, welcome back to my फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है। परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति, इस पुस्तक के लेखक कौन है। कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो इस पुस्तक के लेखक हैं श्यामा चरण दुबे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है श्यामा चरण दुबे, ठीक है। श्यामा चरण दुबे, ठीक है। इन्होंने बुक लिखा है परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में रैयत वाली व्यवस्था को लागू करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मद्रास में जब रैयत वाली व्यवस्था लागू की गई तब यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे यहाँ के उस वक्त गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य में क्या बदलाव आता है। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्यों में क्या फर्क आएगा। अगर मुद्रास्फीति कम हो रहा है, वस्तुओं का मूल्य भी कम होगा, ठीक है, यानी घटेगा। क्लियर है? इसको समझना बहुत आसान है। आप जानते हो मुद्रास्फीति में क्या होता है। मुद्रास्फीति में रुपयों की वैल्यू गिर जाती है। तो अगर रुपया का वैल्यू गिरेगा तो जो चीज आपको अभी 10 रुपया में मिल रहा है वो 12 रुपये में मिलेगा, 15 रुपये में मिलेगा, क्योंकि 10 रुपये का वैल्यू वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ये होता है मुद्रास्फीति की दर अगर बढ़ रही हो। अगर मुद्रास्फीति की दर घट रही है, इसका मतलब क्या हो गया? रुपयों का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर रुपयों का वैल्यू बढ़ेगा तो 10 रुपए में जो सामान आप पहले नहीं खरीद पा रहे थे वो अब खरीद लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तुओं का मूल्य घटेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के पूर्ण अधीन हो गया था। यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय ने एक संधि किया अंग्रेजों के साथ और उस संधि के बाद पूरी तरह से वह अंग्रेज के अधीन हो गया। तो वह था बेसिन का संधि। कौन सा था? बेसिन की संधि, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है बेसिन की संधि कब हुई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बेसिन की संधि, और आपके अब ये तो जवान पे होना चाहिए। कब हुआ था? 1802 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किन दो खनिजों को जुड़वां खनिज कहा जाता है। जुड़वां खनिज, किन दो खनिजों को जुड़वां खनिज कहा जाता है? किसको कहा जाता है? यह है सीसा और जस्ता, ठीक है। लेड और जिंक को जुड़वां खनिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है। कपास के उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? यह है इंडिया, ठीक है। कपास के उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नगीना मस्जिद किसने बनवाया था। नगीना मस्जिद किसने बनवाया था? किसने बनवाया था नगीना मस्जिद? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की रचना डीएनए और किस पदार्थ से होती है। आसान सा क्वेश्चन है। गुणसूत्र में आपको डीएनए मिलेगा और क्या मिलेगा? और प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कुल कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। यह भी आपका रिवीजन क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। 20 एमिनो अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन मोर ओवर किस क्रिकेट खिलाड़ी की कृति है। वन मोर ओवर, वन मोर ओवर किस क्रिकेट खिलाड़ी की कृति है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है E.M. प्रसन्ना, ठीक है। E.M. प्रसन्ना, इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है वन मोर ओवर।
आपको बताना है ईएम प्रसन्ना कहाँ के खिलाड़ी थे। ईएम प्रसन्ना कहाँ के खिलाड़ी थे? तो ये इंडिया के ही खिलाड़ी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? यह थी संस्कृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? यह है स्टेपिडियस। क्या है नाम इसका? इसका नाम है स्टेपिडियस। यह मांसपेशी जो है यह शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। अगला क्वेश्चन है आई डेयर किसकी आत्मकथा है? आई डेयर किसकी आत्मकथा है? तो आई डेयर किरण बेदी की आत्मकथा है। किसकी है? किरण बेदी की। क्या है नाम इस बुक का? आई डेयर। अगला क्वेश्चन है रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? रोजर फेडरर एक महान टेनिस खिलाड़ी किस देश के? ये है स्विट्जरलैंड के। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। ठीक है। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी है रोजर फेडरर। अगला क्वेश्चन है चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य स्वामी का जन्म बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? नदिया डिस्ट्रिक्ट में, और यह है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो निखिल बनर्जी सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार। अगला क्वेश्चन है निखिल बनर्जी किस घराने से संबंधित थे? निखिल बनर्जी किस घराने से संबंधित थे? निखिल बनर्जी किस घराने से संबंधित थे? आप जानते हो जो गायन शैली वगैरह, ये डांस शैली वगैरह होता है, ये सबका घराना होता है। तो उसमें से निखिल बनर्जी किस घराने से थे? तो ये मैहर घराने से थे। किससे थे? मैहर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डीसीएम ट्रॉफी, तो डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बिरला प्लेनेटोरियम सर्वप्रथम कहां बना था? या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिरला प्लेनेटोरियम कहां है? तो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से याद रखना। सर्वप्रथम कहां बना था? कहां बना था? ये कोलकाता में बना था। ठीक है। अब देखो यहां से थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको पकड़ो और फिर जो डिटेल में बता रहा हूं थोड़ा सा याद रखना कि बिरला प्लेनेटोरियम अभी वर्तमान में 3 जगह है, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद। सबसे पहले बना था कोलकाता में। ठीक है। कोलकाता में कब बना था? 1963 में। फिर इसके बाद 1988 में चेन्नई में बना, और नहीं, इसके बाद 1985 में हैदराबाद में बना, और 1988 में चेन्नई में बना। सबके नाम में थोड़ा बहुत अलग अंतर है। जैसे एमपी बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में है। ठीक है। इसी तरह से बीएम बिरला प्लेनेटोरियम ये चेन्नई में है। ठीक है। इस तरह से अलग अलग थोड़ा बहुत नाम है, लेकिन सब बिरला प्लेनेटोरियम ही है। इसलिए आपको याद रखना है सर्वप्रथम कोलकाता में बना था। अगर कोलकाता ऑप्शन में नहीं मिले और ये पूछा जाए बिरला प्लेनेटोरियम कहाँ है, तो ध्यान रखना या तो चेन्नई ऑप्शन में रहेगा या हैदराबाद ऑप्शन में रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली कोलकाता ही रहना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? नेहरू ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसको माना जाता है? तो महाविभाजक वर्ष और लघु विभाजक वर्ष दोनों आप जान रहे हो। तो महाविभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है लघु विभाजन वर्ष किसको माना जाता है जनसंख्या का? तो लघु विभाजन वर्ष कौन सा है? जल्दी से बताओ कौन सा है? यह है 1951। दोनों आपका क्लियर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सेन वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? ये थे सामंत सेन। ठीक है। सामंत सेन। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी, या किस कमेटी की नियुक्ति की गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए
कौन सा था? वो था हंटर कमीशन। कौन सा था? हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलवायु क्षेत्र सिट्रस फलों के लिए विख्यात है? सिट्रस फलों के लिए कौन सा जलवायु क्षेत्र प्रसिद्ध है? यानी कहां पे आपको जो खट्टा फल है इसके वृक्ष आपको मिलेंगे मेजरली। कहां मिलेगा ये आपको? ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में मिलेगा। कहां मिलेगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपको ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? करीबा बांध किस नदी पर बना है? करीबा बांध किस नदी पर बना है? ये जाम्बेजी नदी पर बना है। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध करीबा बांध कहां स्थित है? किस नदी पर है ये तो आपने देख लिया, अब आपको बताना है कहां स्थित है। तो ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है। किसके बीच? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच। ठीक है, जिम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है करीबा बांध। अगला क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और किस देश के बीच सीमा रेखा का काम करती है? पहले भी मैंने बहुत बार इसको पढ़ा रखा है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और किस देश के बीच सीमा रेखा का काम करती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच। इसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच में यह सीमा रेखा का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई थी। आप बताएं यह विरोध किस शहर में आयोजित किया गया था? साइमन कमीशन के विरुद्ध जो प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय, उसमें उनको गंभीर चोट आई थी, उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन आपको बताना है यह प्रदर्शन हो कहां रहा था? कहां हो रहा था? ये लाहौर में हो रहा था। कहां हो रहा था? लाहौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम क्या था? महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम? इनका मूल नाम था रत्नाकर। क्या नाम था? रत्नाकर था वाल्मीकि का मूल नाम। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर था इनका मूल नाम। क्या नाम था? गदाधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ISO 9001 किस सम्मान का प्रमाण पत्र है? सॉरी, किस मानक का प्रमाण पत्र है, यानी किस चीज का प्रमाण पत्र है आपका ISO 9001? तो यह है गुणवत्ता प्रबंधन। इसको अच्छे से याद रखना, नहीं तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, गुणवत्ता प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से संबंधित है आपका ISO 9001। वहीं पे ISO 14001 किस चीज का मानक प्रमाण पत्र है? ISO 14001, ISO 14001 तो ये जो है यह पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन के लिए, पर्यावरण प्रबंधन के लिए। तो गुणवत्ता यानी क्वालिटी प्रबंधन के लिए, तो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ISO 9001 है। वहीं पे अगर पर्यावरण से बात किया जाए, पर्यावरण प्रबंधन में यानी एनवायरमेंट मैनेजमेंट में, तो ISO 14001 है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की राजधानी कहां है? फिनलैंड की राजधानी कहां है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। कहां है? हेलसिंकी है फिनलैंड की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड की राजधानी कहां है? नीदरलैंड की राजधानी कहां है? नीदरलैंड की राजधानी, तो नीदरलैंड्स की राजधानी है एम्स्टर्डम। कहां है? एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की राजधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? यानी किस देश में साक्षरता का रेट जो है वह सबसे अधिक है? सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है? यह है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। देखो ये जो रिपोर्ट जो जारी किया गया था यूनेस्को के द्वारा, उसमें यह बताया गया था कि नॉर्थ कोरिया का जो साक्षरता रेट है, लिटरेसी रेट है, वो 100% है। और वह दुनिया में इकलौता ऐसा है जिसका जो साक्षरता रेट है वो 100% है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका 99.8 है। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो अलग बात ही अलग है, कंपेरिजन ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका 99.8, 99.7 है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का 100% है।
अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला देश, तो न्यूनतम साक्षरता वाला देश है नाइजर। कौन सा देश है? नाइजर। यहां का साक्षरता रेट मात्र 19 पॉइंट कुछ है। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको गौर करना है, जो ये क्वेश्चन है और इसके बाद जो क्वेश्चन है। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश यानी वो देश जिसका बाउंड्री सबसे लंबा है। तो बाउंड्री सबसे लंबा किस देश का है? जल्दी बताओ, किस देश का है? यह है चाइना का। ठीक है, लेकिन अगर दो देशों के बीच सबसे अधिक लंबा सीमा पूछा जाए, जो दूसरा क्वेश्चन है, वैसे दो देश कौन से हैं जिनके बीच सर्वाधिक लंबी सीमा? तो आपका आंसर कुछ और हो जाएगा, और ये है कनाडा और यूएसए। ठीक है, कनाडा और यूएसए के बीच में सर्वाधिक लंबा सीमा है। अगला क्वेश्चन है, वैसे कौन से दो देश है जिनके बीच सर्वाधिक छोटी सीमा यानी सबसे अधिक छोटी सीमा कौन से दो देश के बीच में? किसके बीच में है? यह है बोत्सवाना और जाम्बिया के बीच में। किसके बीच में? बोत्सवाना और जाम्बिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा सीमा है। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी कहां स्थित है? ललित कला एकेडमी, ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, जल्दी बताओ, ललित कला एकेडमी कहां स्थित है? तो ललित कला एकेडमी जो है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, न्यू दिल्ली। अब 2 दिन आपने पढ़ लिया तो आपको शायद याद रह जाएगा। ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? ये 2 चीजों को आपने पहले भी पढ़ रखा है। कब हुई थी? 1954 में। अगर आप अब भी भूलते हो तो ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? ये 1954 में हुई थी। और साहित्य अकेडमी कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकेडमी भी न्यू दिल्ली में स्थित है। तो यहां से एक चीज आप क्लियर कर सकते हो, ये सारे जो संगीत, ललित कला, साहित्य, इन सब का जो एकेडमी है वह सब न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और स्थापना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अबोर जनजाति भारत में मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? अबोर जनजाति, अबोर जनजाति, तो अबोर जनजाति भारत में मेनली आपको असम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में मुख्यतः कछारी जनजाति निवास करती है? कछारी जनजाति, ये कछारी या कोछारी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ये कहाँ निवास करती है? ये भी मेनली जो है यह असम में आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चकमा जनजाति भारत में किन राज्यों में मुख्यतः निवास करती है? चकमा जनजाति, चकमा जनजाति, तो चकमा जनजाति जो है यह मेनली आपको मिजोरम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मिजोरम में। ठीक है, लेकिन मिजोरम के अलावे भी और भी राज्य हैं, जैसे त्रिपुरा। ठीक है, मिजोरम तो इसका मेन एरिया हो गया, फिर त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और असम है। इन सब जगहों पे भी आपको चकमा जनजाति का कुछ परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का 50 क्वेश्चन। आई होप कि आज भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपको बहुत सारा चीज रिवाइज करने को मिला। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए टेक केयर, बाय।